हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 28-29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। वैसे तो सैटरडे संडे में कुछ खास न्यूज़ रहती नहीं है, लेकिन आज के जो न्यूज़ेज़ हैं एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। तो क्या है, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको शॉर्ट में सीआरपीएफ बोलते हैं, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। इसने अपना रेजिंग डे मनाया है, मतलब फाउंडेशन डे मनाया है कब? तो सीआरपीएफ 27 जुलाई को हर साल अपना रेजिंग डे मनाती है। तो ये जो सीआरपीएफ है, इससे लेकर के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कई सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी सीआरपीएफ के बारे में। जैसे अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, तो ये अभी आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश नहीं हुई है। ये आज़ादी से पहले ही क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से 1939 में 27 जुलाई को ये इस्टेब्लिश कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा ही। और अंग्रेज़ों के द्वारा करी गई थी तो आपको पता होगा उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। लिखा है सीआरपीएफ का जो ये करंट में जो नाम है, इसको एक एक्ट के द्वारा लाया गया 28 दिसंबर 1949 को, और इसका नाम ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से बदल करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। सीआरपीएफ की अगर बात करें तो ये आर्म्ड फोर्सेज में आती है यूनियन ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है। ध्यान रखिए, सीआरपीएफ कोई आर्मी नहीं है ना, आर्मी का पार्ट नहीं है सीआरपीएफ। काम इसके भले ही वैसे हों, लेकिन ये आर्मी का पार्ट नहीं है। इसको हम आर्म्ड फोर्सेस के तहत लाते हैं। आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब एक तरीके से पुलिस की तरह ये काम करने वाली, इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नहीं आती है। इसके जो की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब भारत के अंदर कोई राइट हो गया, कोई दंगा हो गया, या फिर किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई जहाँ पे जो नॉर्मल पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही है, सीआरपीएफ लगाई जाती है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का काम होता है, वीवीआईपीज़ वगैरह की जो सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन होता है। फिर किसी जगह की प्रोटेक्शन की बात होती है तो वहाँ पे सीआरपीएफ को लगाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार तो जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने का काम सीआरपीएफ करती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ में भी सीआरपीएफ को लगाया जाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी, यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी सीआरपीएफ जाता है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें भी सीआरपीएफ काम करता है, और एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें सीआरपीएफ काम करता है। और ज़्यादातर में अगर आप सब लोग जानते होंगे तो सीआरपीएफ को एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए जानते होंगे, जो भारत के नक्सलाइड एरियाज़ हैं वहाँ पे सीआरपीएफ बहुत अच्छे से काम करती है। तो एक तरीके की आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो भारत के इंटरनल मैटर में बहुत अपना ख़ास रोल अदा करती है। अगर हम यहाँ पे बात करें सीआरपीएफ में, तो इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो 4 हैं, और ये यूनिट्स का मतलब अलग अलग समय पे इसको बनाया गया था। जैसे पहली है रैपिड एक्शन फोर्स है, तो आप नाम से स्पष्ट है कि इसका काम क्या है कि त्वरित अगर कहीं पर भी एक्शन की ज़रूरत होती है, रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। फिर है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा यूनिट जिसको कहा जाता है, ये आती है। वीआईपी सिक्योरिटी वाली यूनिट अपनी अलग है, और एक महिला बटालियन भी सीआरपीएफ का हिस्सा है। 1986 से पहली बार इस महिलाओं को भर्ती किया गया था, तो महिला बटालियन भी आती है। अगर हम सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसके वर्तमान समय के डीजी कौन है? अनीश दयाल सिंह, जो कि आईपीएस हैं। अगर हम आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो डीजी की ही होती है, तो उसमें कोई ना कोई आईपीएस ही होता है जो उसको हेड कर रहा होता है। मोटो इसका क्या है? सेवा और निष्ठा। अगला सवाल, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, शॉर्ट में इसे ईएमपीएस कहते हैं। तो ईएमपीएस सेम चीज़ है। ईएमपीएस की फुल फॉर्म भी याद रखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। प्रमोशन स्कीम तो आसान है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए है। तो ये इसी साल लागू करी गई थी स्कीम, अब इसको बढ़ा करके एक्सटेंड कर दिया गया 2 और महीने के लिए। अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो 30 सितंबर तक हो गई है। 30 सितंबर, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, 30 सितंबर 2024 तक। ये लागू कब तक थी? 31 जुलाई तक थी, मतलब जब शुरुआत में लॉन्च करी गई तो 31 जुलाई 2024 तक ये स्कीम थी, इसके तहत जो भी फ़ायदा लेना था। लेकिन अब इसे 2 महीने और के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर हम आगे बात करें इस स्कीम में, तो ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने इसको लॉन्च किया था। कब? मार्च में इस साल। और इस साल मतलब 2024 में। एम्स टू बूस्ट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एडॉप्शन है वो तेज़ी से बढ़े, इस
प्रमोशन के लिए या इस उद्देश्य के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में जो इसका बजट था वो था 500 करोड़ रुपीस, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 778 करोड़ रुपीस कर दिया। मतलब जो 2 महीने का एक्सटेंशन है उसमें ये जो बजट है ये 500 करोड़ से बढ़ करके 778 करोड़ हो गया। फिर से बता दूं, टोटल बजट बढ़ा है, एडिशनल 778 करोड़ नहीं बढ़ा है। लिखा है इस स्कीम के तहत कौन कौन सी, अगर बात करें कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल आती हैं, तो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3 व्हीलर होती हैं, उसमें भी इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ई रिक्शा एंड ई कार्ड्स और L5 कैटेगरी की जो व्हीकल्स हैं वो सारी इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल है, किसने वुमेन्स एशिया कप टाइटल 2024 जीता है? तो ये टाइटल जीता है, आपको लग रहा होगा इंडिया, लेकिन ये है श्रीलंका। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। श्रीलंका की टीम ने भारत को फाइनल मैच में हराया है। तो इंडिया सेकेंड नंबर पे थी, श्रीलंका की टीम अच्छा खेली और भारत को 8 विकेट से जो है मात दी है फाइनल में। और ऐसा करके श्रीलंका की टीम ने अपना मेडन, मतलब पहली बार ऐसा है कि जब श्रीलंका की टीम ने एशिया कप जीता है। 2022 का जो एशिया कप था वो भारत ने जीता था, उससे पहले शायद बांग्लादेश ने जीता था, इस बार का श्रीलंका ने जीता है। अगर हम बात करें इसमें कुछ टूर्नामेंट में जो खास यहाँ पे खिलाड़ी रहे, जैसे समर विक्रमा जो थी उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया उस फाइनल मैच के लिए, फॉर द फाइनल, याद रखिए। दूसरा, श्रीलंका की कैप्टन है चमारी अटापट्टू, इनको मिला टूर्नामेंट ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। तो ये श्रीलंका की कैप्टन भी हैं और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। इंडिया की कैप्टन कौन थी? तो ये थी हरमनप्रीत कौर, तो ये इंडिया की कैप्टन थी। और वुमेंस एशिया कप की बात करें तो ये कहाँ पे होस्ट हुआ था? तो श्रीलंका में ही ये होस्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज ओलंपिक मेडल जीता है, कौन से इवेंट में? ये सब लोग चर्चा करें मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन इस बात को भी आपको याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनु भाकर ने कौन से इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। बड़े कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन होते हैं, 25 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर रैपिड फायर। तो ये है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता है। और ऐसा करने वाली वो पहली महिला शूटर बनी है इंडिया की, कि भारत से शूटिंग में तो अभी तक कई पदक आए हैं, लेकिन महिलाओं की कैटेगरी से ये पहला पदक है। और इसी पदक के साथ इंडिया का भी खाता खुला पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो मनु भाकर की बात करें तो ये जैसा मैंने बताया फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है शूटर टू विन ओलंपिक मेडल। मनु भाकर ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर द 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल राउंड एट एनी ओलंपिक्स। इससे पहले कुछ महिलाएं थी जो 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल तक पहुंची थी, जीत नहीं पाई थी कोई भी मेडल, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंचने वाली मनु भाकर जो है वो पहली महिला हैं। लिखा हुआ दिस वाज द इंडियाज़ 5th ओलंपिक मेडल इन द शूटिंग। कि अलग अगर हम शूटिंग की बात करें तो 5वां मेडल है। क्यों? इससे पहले 4 मेडल आ चुके हैं, लेकिन चारों आदमियों ने मेंस ने जीते हैं। जैसे भारत का जो पहला मेडल है वो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता है, जो आजकल पॉलिटिशियन भी हैं। तो इन्होंने पहला मेडल जीता था एथेंस में 2004 में। और उसके बाद फिर हुए थे अभिनव बिंद्रा, फिर गगन नारंग थे, विजय कुमार, ये 4 लोग थे जिन्होंने मेडल जीत रखा है ओलंपिक्स में। जिसमें जो सबसे पहला इंडिविजुअल कैटेगरी का गोल्ड था वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और इस बार इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर का जो अवार्ड है वो भी मिला है अभिनव बिंद्रा को। तो ये सारी एक साथ कनेक्टेड न्यूज़ हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। पिछला जो ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक, उसमें मनु भाकर की जो पिस्टल थी वो माल फंक्शन कर गई थी, इस वजह से वो उस में कोई भी मेडल नहीं जीत पाई थी। जिसके बाद कहा जा रहा था कि इनका मनोबल भी काफ़ी नीचे चला गया था और इन्होंने शूटिंग छोड़ने तक का निर्णय ले लिया था। लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे एक डैश होना चाहिए, द मिनिस्ट्री ऑफ डैश सेलिब्रेटेड इट्स 18th फाउंडेशन डे इट्स पृथ्वी भवन हेडक्वार्टर। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अपना 18वां फाउंडेशन डे मनाया? तो ये है पृथ्वी भवन, से याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, पृथ्वी भवन में, अर्थ एंड साइंसेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया या फिर फाउंडेशन डे मनाया, 18 साल हो गए। इस तरह के मंत्रालय अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे मंत्रालय होते हैं, सही तरीके से काम करें अगर तो काफ़ी डेडिकेटेड और फोकस्ड मंत्रालय है कि एक इस क्षेत्र में काम करना है। और इसके अगर हम बात करें मिनिस्टर कौन है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज।
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अर्थ एंड साइंसेज के। अगला है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया एंड डैश हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज हेल्ड इन वर्चुअल मोड। तो कौन से देश के साथ भारत की हाई लेवल टास्क फोर्स जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के मीटिंग थी वो आयोजित हुई वर्चुअल मोड में। तो ये है इंडिया और सऊदी अरब, बी वाला ऑप्शन सही है। भारत के गल्फ देशों के साथ जो इस तरह के रिश्ते हैं बढ़ रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे है नहीं, मैं आपको बता दूँ कि सऊदी अरब ने 100 बिलियन डॉलर का ऑर्डर देने का अपना जो लक्ष्य है वो यहाँ पे रखा हुआ है। उसी को लेकर के वो सारी बातें हुई हैं। तो क्या चीज़ें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगी। फ़िलहाल जो आउटपुट आएगा वो कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को की एक न्यूज़ तो आप सब ने सुनी होगी कि भारत को 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली, लेकिन इसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक टोटल कितने जो लैंडमार्क साइट्स हैं उनको ऐड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वो आपको बताना है। तो ये है टोटल 25 जो साइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो शामिल करी गई, जिसमें भारत की भी साइट आती है जिसका नाम क्या है, चिराई देव मोईदाम। तो अगर हम बात करें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपको कुछ कंट्रीज़ की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे जापान का शाडो आइलैंड गोल्ड माइंस हैं, थाईलैंड का फू प्रभात हिस्टोरिकल पार्क है, साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला लेगेसी साइट फॉर ह्यूमन राइट्स लिबरेशन एंड रिकन्सिलिएशन है, इटलीज़ वाया आपिया और चाइना का बीजिंग सेंट्रल एक्सिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं जिनके नाम आप याद रखिए, जिनको इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। और इंडिया का तो मैंने बताया आपको, असम के चिराई देव मोईदाम्स जो हैं, जो कि अहोम राजा थे, उनकी बरियल साइट्स है, उसको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मतलब 46 मीटिंग थी, भारत की ये 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है जो कि इस लिस्ट में शामिल हुई है। और ये जो 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके शामिल होने के साथ साथ अगर हम टैली देखें तो इंडिया 6ठे पोजीशन पे आ चुका है वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट में। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछता हूँ इसी में कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसमें नंबर 1 की पोजीशन पे कौन सा देश है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से देश के जो साइट्स हैं उनको इसमें रखा गया है, पता है तो बताइएगा। अगला सवाल हम देते हैं, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इट्स AI पावर्ड सर्च इंजन सर्च GPT। तो कौन सी कंपनी ने सर्च GPT नाम का सर्च इंजन बनाया है। तो इसका आंसर कुछ लोग गलत दे सकते हैं, जैसे मेटा तो नहीं है, मेटा का तो लामा नाम से आते हैं, वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट तो अपनी कोई इसकी चैट GPT, मतलब जो चैट GPT वगैरह है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, अपनी कोई इसकी AI को लेकर के अभी कुछ नहीं चल रहा है। चैट GPT बहुत सारे लोग सी वाले ऑप्शन टिक कर देंगे, चैट GPT एक प्रोडक्ट है। कंपनी कौन सी है, ओपन AI। ध्यान रखिएगा, चैट GPT क्या है, एक प्रोडक्ट है ना, टेक्स्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ओपन AI कंपनी है जो चैट GPT को लॉन्च करी है, और इसी कंपनी ने अब सर्च GPT को लॉन्च किया है। और माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट भारी भरकम किस में है, ओपन AI में है। अगला सवाल है, रिकॉग्नाइजिंग द इंक्रीजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया एंड डैश आर लॉन्चिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, शॉर्ट में इसको TSI कह रहे हैं। तो भारत किस देश के साथ TSI जो है लॉन्च किया है भारत ने, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि यूक्रेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेमी, वो आए हुए थे भारत के दौरे पे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करी, उन्होंने बहुत मुलाकातें करी, तो उसी के बाद ये न्यूज़ आ रही है। अगर हम TSI की बात करें तो लिखा है द TSI बिल्ड्स अपॉन द इंडिया UK रोड मैप 2030। तो इंडिया UK का रोड मैप जो 2030 है उसी के साइडलाइंस में, उसी के साथ, उसी के ऊपर ये बिल्ड हो रहा है कि इस तरह की जो कोलैबोरेशंस हैं वो हो रही हैं। इसका एम क्या है, तो इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशन, ब्रॉडन द स्कोप ऑफ करंट मैकेनिज्म एंड एस्टैब्लिश न्यू चैनल्स फॉर कोऑपरेशन। वही कि जो कोऑपरेशन अभी तक चले आ रहे हैं उन्हीं को और मजबूत और ब्रॉडन करने उनके स्कोप्स वगैरह को। अगर हम बात करें इसमें जो की एरियाज़ ऑफ कोलैबोरेशंस होने वाले हैं TSI में, तो कौन कौन से हैं, तो टेलीकम्युनिकेशंस का है कि कुछ टेलीकम्युनिकेशंस की सिक्योरिटी के ऊपर कोलैबोरेशंस होंगे, 6G जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर होगा, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होगा, AI के ऊपर होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक और एडवांस मटेरियल, इनके ऊपर जो कोलैबोरेशंस हैं वो होंगे इंडिया और UK के बीच में। तो आज की करंट अफेयर की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।